नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। अब रात को 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे मेरी जो मेहनत है तो सभी बच्चों के पास में जानी चाहिए। इसमें मैंने आपको शॉर्ट तरीके से पूरा आपके जो साइंस है उसको है मैंने एक शॉर्ट तरीके से रिवीजन करवाने की कोशिश की है। तो जल्दी है मैं पूरे लेसन है आपके जो इम्पोर्टेंट लेसन है, मैंने पहले ही कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और उसको मैं क्विक रिवीजन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। सभी दोस्तों के साथ में अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है, इसके अंदर आपकी क्या देखना है तो मैंने पहले से ही आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। फसल किसे कहते हैं तो जब किसी एक किस्म की पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल कहलाते हैं। ठीक है, जब एक ही किस्म के जो पौधे हैं किसी एक बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर है उगाए जाते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। और फिर आपको यदि याद रखना है तो फसल के अंदर वर्ग हैं, फसलों को 2 वर्गों में है, आपके साइंस में इतना ही बता रखा है, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्ग कौन से, एक तो खरीफ है और एक रबी है। तो खरीफ किसे कहते हैं, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। और आपकी खरीफ फसल कौन कौन सी है तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसलों की बात करें तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के रूप में आते हैं। कौन कौन से, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये सभी क्या है, रबी की फसलें हैं। अब देखो आपके आधारित फसल पद्धतियां, अब फसल पद्धतियां कौन कौन सी है ये आपको देखनी है। तो फसल पद्धति भी मैं बताऊंगा और फसल को प्रक्रिया कौन कौन सी है तो मिट्टी तैयार करना, पहली फसल पद्धति है आपकी मिट्टी तैयार करना, फिर इनको बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। यह फसल तैयार करने की ये प्रक्रिया है, मतलब क्रियाएं हैं सारी। मिट्टी तैयार करने के बारे में कोई ज्यादा मुझे इसमें मिला नहीं आपके। और देखो कृषि पद्धति किसे कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप एवं सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य क्या कहलाती है, कृषि पद्धति कहलाती है। अब देखो यहाँ पर जुताई किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। फिर आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा फाल। देखो आपके है कृषि के औजार हैं, कृषि के औजार आपने सभी ने देखे होंगे तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके फाल, यहाँ मान लो ये आपका क्या है, एक हल है। ठीक है, ये आपका हल है। अब हल का फाल क्या होता है तो फाल में बता दूं, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है, फाल कहलाता है, हल सेप्ट। तो फिर भी अपने देखो पूरी डेफिनेशन है वो देखनी जरूरी है। लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती जो होती है वो आपकी फाल कहलाती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। तो हल शेफ्ट कौन सा है तो हल शेफ्ट आपका ये वाला जो भाग है हल शेफ्ट है। ठीक है, अब कुदाली वगैरह सभी जानते ही हो, कल्टीवेटर जानते हो जिससे कि है आपके जुताई की जाती है, बुवाई है बोने को कहते हैं, बीजों का चयन, इसमें बाप के कोई नहीं मिल रहा है ज्यादा, मेरे सभी यहाँ पर कर रखे हैं हाईलाइट, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद या उर्वरक कहलाते हैं, है ना। मिट्टी का पोषक तत्व है बनाए रखने के लिए जिनको मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है वो आपके खाद या उर्वरक कहलाता है। फिर यदि आगे आपके लेसन में बात करें तो आता है उर्वरक एवं खाद में अंतर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो ये देखो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद एक पदार्थ
प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विखंडन से प्राप्त होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद है खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में मिलते हैं। खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम मिलते हैं। तो ये खाद और उर्वरक के अंदर अंतर है। फिर है आपके सिंचाई किसे कहते हैं? तो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। आगे की बात करें तो सिंचाई के स्रोत क्या कौन कौन से हैं? तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर इत्यादि है जल के स्रोत है वो आपके सिंचाई के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। फिर है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है और ड्रिप तंत्र क्या होता है? ये आपके सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां हैं जो कि मैंने आज ही के आपके मॉडल पेपर है उसके अंदर भी बताया था। छिड़काव तंत्र मतलब फव्वारा पद्धति है, ये आपका छिड़काव तंत्र है। ठीक है, फव्वारा पद्धति है, इसको समझ सकते हो और इसी को आप लिख सकते हो। इसको यदि लिखना चाहे तो इस बांध का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये मैं कह रहा हूं वही है, अपने टाइम जाया नहीं करना है बिल्कुल। और ड्रिप सिस्टम क्या है? तो ड्रिप को मैं आपको बता दूं, एक लंबी यहाँ पर नली लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर ये पौधे हैं और पौधों की जड़ों तक है, छोटे छोटे है यहाँ पर छेद होते हैं और नली के अंदर यहाँ पानी होता है। बूंद बूंद करके इन पौधों की जड़ों तक है वो पानी जाता है। यही प्रक्रिया है आपकी क्या कहलाती है? ड्रिप तंत्र कहलाती है। ठीक है, खरपतवार से सुरक्षा। तो इसके अंदर आपके देखो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? फसल खरपतवार कहते हैं। और निराई कैसे हैं? खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। देखो खरपतवार क्या होगी, जैसे गेहूं बो रखा है तो उसके अंदर बाजरा हो गया है, तो बाजरा गेहूं के लिए क्या हो गया? खरपतवार। मतलब अनावश्यक जो भी फसल पादप होगा वो क्या कहलाएगा? खरपतवार कहलाएगा। खरपतवार नाशी क्या है? तो रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिससे खरपतवार नाशी कहते हैं। कटाई किसे कहते हैं? साइंस की लैंग्वेज में फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना है, क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। हार्वेस्टर क्या है? तो देखो काटने जिसको मशीन के द्वारा काटेंगे तो मशीन जो है वो हार्वेस्टर कहलाएगी। थ्रेसिंग क्या है? तो फसल से बीजों और अर्थात दानों को है अलग करना है, क्या कहलाता है? फसल से बीज को अलग करने की जो क्रिया है वो आपके थ्रेसिंग कहलाएगी। भंडारण क्या होता है? तो फसल अर्थात बीजों को लंबे समय के लिए संग्रहित करके रखना, स्टोर करना ही क्या कहलाता है? आपका भंडारण कहलाता है। इसके बाद में आपकी इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो ये आपका कोशिका संरचना एवं प्रक्रिया है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें है कोशिका किसे कहते हैं? अंगों की संरचनात्मक मूलभूत जो इकाई होती है उसे कोशिका के नाम से जाना जाता है। फिर है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर की गई थी। ठीक है, फिर यदि बात करें अपन तो आपके आ जाता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये अमीबा और पैरामीजियम है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, तो इसको आप याद करोगे। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों को। और कोशिकाएं एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतरण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। तो ये अमीबा के बारे में मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। और फिर देखो मैं इंपॉर्टेंट जो है वही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। सजीवों में कोशिका का साइज है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग
अर्थात माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर होता है। किसमें? सजीवों में कोशिका का जो साइज है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, जबकि छोटी कोशिका का साइज है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, मतलब 10 लाखवां भाग। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, वो है जिसका साइज 170 mm से 130 mm तक होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा है, उसमें है सबसे बड़ी कोशिका होती है। उत्तक किसे कहते हैं? तो प्रत्येक अंग है पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक अंग जो छोटे छोटे भागों से बना होता है उसे उत्तक कहते हैं। कोशिका भित्ति, अब आपके सामने ये कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है ना। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। आगे का जो है कि यहाँ वाला ये जो आपके दे रखा है कि जीवाणु कोशिका का केंद्र बहुकोशिका जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोटस कहलाते हैं। यूकेरियोटस क्या कहलाते हैं और यूकेरियोटिस कोशिका है वो किसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है आपके। तो ये मैंने एक देखो, आपने वो डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखा है, डायग्राम वाला वीडियो देख ले, उसके अंदर आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो मैंने आपको बताए हैं। पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आपके 7 नंबर का है, 8 नंबर का, 7-8 नंबर का है। तो इनको भी समझाना मुझे बहुत ही जरूरी लगा, क्योंकि 7 और 8 नंबर है बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। वनोन्मूलन एवं इसके कारण, वन उन्मूलन और उनके कारण क्या है? तो हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, ये मानव जाति के अस्तित्व में भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करना। वनोन्मूलन का अर्थ क्या है? वनों को समाप्त करना। समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना है। वनों में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। वृक्षों की कटाई है लोग करते ही क्यों हैं? तो ये आपके सामने यहाँ पर कारण है कि कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, देखो कृषि करनी है लोगों को, तो वो वहां पर वृक्ष है जो है काट कर है कृषि करेंगे। घरों एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए क्यों लकड़ी उनको चाहिए। फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए है वृक्षों की कटाई की जाती है। और वनों की कटाई का एक मुख्य वनोन्मूलन का मुख्य कारण है दावानल भी है, मतलब जो जंगल है, जंगल के अंदर आग का लग जाना, ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। सूखा क्या होता है? तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्रण का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिससे के कारण है सूखा पड़ता है। सूखा किन से पड़ता है? सीधी सीधी बात है कि जहां पर वर्षा नहीं होती है तो वहां पर नमी की कमी आ जाती है और वहीं पर क्या कहलाता है? वो सूखा कहलाता है। फिर आपके अगला है कि मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? तो धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण किसे कहेंगे? मान लो कि उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे है मृदाकर्षण हो रहा है, ठीक है, मिट्टी का ऊपरी परत है वो धीरे धीरे जा रही है और फिर है वो मरुस्थल के अंदर परिवर्तित हो रही है, अनुपजाऊ हो रही है, तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थल की ओर बढ़ती हुई भूमि है ना, मरुस्थल की ओर अग्रसर होती हुई भूमि है मरुस्थलीकरण कहलाती है।
उसके बाद में आपके अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये किसे कहते हैं, ये भी अपन देख लेते हैं। वे क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना, वो आपके अभयारण्य है ना। कोई भी प्रकार का जंतु है उनको किसी प्रकार का भय नहीं है, वो आपका अभयारण्य है। अभय, अभयारण्य का अर्थ है अभय और अरण्य, अरण्य के अंदर बिना भय के जंतुओं का विचरण करना का जो क्षेत्र होता है वही अभयारण्य है। और फिर यदि बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र अर्थात निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपके राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित जो क्षेत्र होता है वो आपके जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। फिर बात करें अपन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव आरक्षित क्षेत्र है वो बनाए जाते हैं। प्राणी जात और वनस्पति जात क्या है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के प्राणी जात वनस्पति जात कहलाते हैं। देखो, पेड़ पौधे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु जो होते हैं वो प्राणी जात कहलाते हैं। जीव जंतु है वो प्राणी जात, और विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं। यहां पर दे रखा है कि आपके पौधे एवं जंतुओं को वे स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। यह आपके मॉडल पेपर का भी प्रश्न था, ठीक है ना। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहते हैं, तो पौधों एवं जंतुओं की वे स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है, आपके विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। देखो विद्यार्थियों, आपके वीडियो के लिए आपके भाई एग्जाम अच्छा हो इसके लिए ये रात को पता ही नहीं है, अब वीडियो चलते मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, 1 बज गया होगा लगभग, फिर भी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सभी के साथ में है वो ज्यादा से ज्यादा है शेयर जरूर कर लेना इसको। फिर है वन्य प्राणी अभयारण्य। वन्य प्राणी अभयारण्य क्या होता है, तो आरक्षित क्षेत्रों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी अर्थात जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। उसके बाद में ये आपके जो ब्रैकेट्स में दे रखा है तो कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु। देखो संकटापन्न वन्य जंतु कौन कौन से हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये है आपके काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि। ये क्या है, आपके संकटापन्न है, मतलब ये है विलुप्त होने की कगार पर है, ये वो संकटापन्न है। इत्यादि हमारे प्राणी वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। अब ये तो आगे वाला तो कुछ नहीं था, यहाँ पर है आपके उसके बाद में आपके है संकटापन्न जंतु है, किसे कहते हैं, तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, वो संकटापन्न जंतु हैं। मतलब निर्धारित जो संख्या है, मतलब सीधी सीधी बात करें तो विलुप्त होने की कगार पर जो जंतु है, जो जंतुओं की प्रजातियां हैं वो है संकटापन्न जंतु कहलाएगी। इसके बाद में यदि बात करें अपन तो यहाँ है आपके पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो किसी क्षेत्र के सभी जंतुओं, सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र क्या होगा, तो पृथ्वी के अंदर, आपके वायुमंडल के अंदर, आपके कह सकते हैं जीव मंडल में,
सीधी सी बात है कि जीव मंडल के अंदर जो भी है, आपके जंतु है, पौधे हैं, पादप हैं, वो है सभी मिलकर ही संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, आपके पारितंत्र कहलाते हैं। अब रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? तो रेड डाटा पुस्तक वो है जिसके अंदर सभी संकटापन स्पीसीज का क्या रखा जाता है, संकटापन जो प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? रेड डाटा पुस्तक के अंदर रखा जाता है। आपका जो अगला लेसन है कि जंतुओं में जनन, ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है, जंतुओं में जनन, ठीक है ना। तो जंतुओं में जनन के अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं अभी बता देता हूं। जंतुओं में भी जनन 2 विधियों से होता है। ऐसा आ सकता है जंतुओं में जनन है कितनी विधियों से होता है? तो 2 विधियों से है। नाम लिखे तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, 2 विधियां हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार का जनन जिनमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन किन्हें कहेंगे? इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद में ये है आपके डायग्राम है इंपॉर्टेंट, तो डायग्राम के लिए अलग से वीडियो बना दिया है, उनको आप देख सकते हैं, पूरा देख लेना। ये डायग्राम वाला है, तो ये है आपके मादा जनन अंग और ये है आपके सॉरी ये नर जनन अंग है और ये है मादा जनन अंग है, ठीक है। मादा जनन अंग और ये नर जनन अंग है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। तो उस वीडियो के अंदर मैंने वैसे विस्तार से बता रखा है, तो यहाँ बताने की आपकी जरूरत नहीं है इन डायग्राम को। तो फिर है आपके निषेचन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मिल जाना है ना, दोनों ही जब एक हो जाते हैं तो इसे ही क्या कहलाते हैं? आपके निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे? तो वे निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? आपके आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगला आपके है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज होता है वो विकसित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो है आपके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। वैसे तो आपने लेसन तो कंप्लीट पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ मेरी कोशिश है कि आपके जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपको मैं बता दूं। जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित है, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा, अत्यंत छोटा जंतु कौन सा है? हाइड्रा है। सूक्ष्म दृश्य जंतु जैसे कि अमीबा, सूक्ष्म दृश्य मतलब इन अमीबा है अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म दृश्य है मतलब उनसे अपने दूरबीन से ही देख सकते हैं। में जनन किस प्रकार होता है? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, आगे ही बताया है कि जनन किन के द्वारा होता है, शुरुआत में इसी के। फिर है आपके यहाँ पर ये हाइड्रा वाला है, तो हाइड्रा का मैंने डायग्राम उसमें भी लिया था। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, मतलब हाइड्रा यह है। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्म दृश्य की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर ये क्रियाकलाप दे रखा है, परंतु यहाँ आपके हाइड्रा का जो चित्र है वो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा का मुकुलन, ठीक है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। मुकुल किसे कहेंगे? तो हाइड्रा के अंदर जो उभार आता है, उभार से जो विकसित नए जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और फिर है हाइड्रा में मुकुल से क्या
नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रक्रम के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा के अंदर है मुकुल प्रक्रिया है, उसके द्वारा है नया एक जीव उत्पन्न होता है और जिन्हें क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। फिर यह है आपका अमीबा का द्विखंडन है, तो इसको चित्र मैंने आपको डायग्राम के अंदर बता दिया था। अलैंगिक जनन को, जिससे जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, द्विखंडन कहलाते हैं। द्विखंडन किसे कहते हैं, ये आपने अभी देख लिया है। तारे एवं सौर परिवार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये भी आपके लिए। तारे एवं सौर परिवार के अंदर है आपके जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, इस दिन को हम अपन अमावस्या कहते हैं। अमावस्या कब होगी, जब अमावस्या के दिन है चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता है। और अमावस्या के अगले दिन ही चंद्रमा एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन है द्वितीया के दिन क्या है, चंद्रमा की एक ओनली ऐसी लकीर ही दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, बाल चंद्रमा कहते हैं, बाल चंद्र कहते हैं। ठीक है। अब प्रदीप क्या होता है, तो प्रदीप को मैं आपको बता दूं कि जो आपका मान लो कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा का ये इतना सा भाग दिख रहा है, ठीक है, और बाकी वाला ये जो भाग है आपके नहीं दिख रहा है इतना भाग। तो यहाँ वाला जो ये भाग है आपका, ये मैंने राइट लाइन खींची है, मतलब ये एक लाइन चंद्रमा के अंधकार में भाग और प्रकाश में भाग को अलग करने वाली जो रेखा होती है वो आपका क्या कहलाती है, प्रदीप कहलाती है। ठीक है, प्रदीप्त कहलाती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन की होती है। आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कितने दिन की होती है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के दिन की अवधि 29 दिन होती है, दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इसे अवधि को एक माह कहते हैं। ठीक है, 29 दिन से थोड़ी सी ऊपर, परंतु बहुत से कैलेंडरों में एक महीना फिक्स कर रखा है। पूर्णिमा क्या है, तो दिन को जब चंद्रमा की पूर्णिमा चंद्रिका दिखाई देती है तो वो पूर्णिमा होती है। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज इसके अंदर दे रखी है वही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, ये आपका चंद्रमा वगैरह, सूर्य के परावर्तन प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। अब चंद्रमा प्रकाशमान क्यों होता है, यह आपका क्या है, सूर्य है। ठीक है, और सूर्य के सामने वाला भाग है चंद्रमा का, वो है हमेशा आपको प्रकाशमान दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके एक क्या है, तारा है। तारा है जो कि दूसरे के प्रकाश से, मतलब सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये जो प्रकाश के जब सूर्य का पड़ता है इस पर, मतलब पृथ्वी पर आवेशित होकर इस पर पड़ता है, तब है ये चमकता है। ठीक है, और इनका आगे वाला भाग है वो क्या है, अंधकार में रहता है। ये यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियां, ये चंद्रकलाएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, आपके चंद्रकलाएं कहलाती हैं। चंद्रकला क्या होती है, तो देखो अमावस्या के बाद में चंद्रमा द्वारा अपनी बढ़ती हुई चंद्रमा द्वारा अपना बढ़ता हुआ आकार है विभिन्न आकृतियों के अंदर परिवर्तित होके पूर्णिमा तक, मतलब पूर्ण प्रकाश में हो जाता है। इनके बीच की जितनी भी कलाएं हैं वो क्या कहलाती है, चंद्रकलाएं कहलाती हैं। अब यहां पर ये कहा गया, आपको याद रखिए क्या रखना है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये सभी को पता होना चाहिए। चंद्रमा है वो किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कौन, चंद्रमा। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है, और पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। मैं पृथ्वी को यहां पर आपके चारों तरफ दिखा देता हूं, मतलब यहां ऐसे ये घूम रही है। अब देखो यहां पर यह कहा गया है कि आपकी जो चंद्रमा है ना, ये पृथ्वी के राउंड करता है। तो पृथ्वी जहां भी घूम रही है, पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा है किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी के।
तो इस प्रकार की ये स्थिति है वो चलती रहती है, यहां पर यही कहा गया है आपको। क्या आप जानते हैं, ये जो फैक्ट है आपको याद रख लेना चाहिए। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग है। कौन? नील आर्मस्ट्रांग है, जो कि 21 जुलाई 1969 को है चंद्रमा पर पहुंचता है। और उनके बाद नील आर्मस्ट्रांग के बाद में एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। कौन? एडविन एल्ड्रिन, मतलब दूसरे चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति है वो एल्ड्रिन, मतलब एडविन एल्ड्रिन है। ठीक है, इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष से में व्यक्त किया था। देखो सूर्य अपन पृथ्वी से बहुत दूर है, तो ऐसे किलोमीटर में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही अधिक दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को किसके अंदर व्यक्त किया जाता है? प्रकाश वर्ष के अंदर। फिर आपके यहां पर दे रखा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है। क्यों प्रतीत होता है ऐसा? पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन कब किस तरफ होता है? तो ये आपकी घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे होता है? इस प्रकार से घूर्णन करती है पृथ्वी। ठीक है, अब ध्रुव तारा मैंने यहाँ पर नोटिस इसलिए किया है क्योंकि ध्रुव तारा आपके क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि ध्रुव तारा है किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा है उत्तर दिशा को इंगित करता है। किस दिशा को? उत्तर दिशा को इंगित करता है। फिर आपके तारामंडल किसे कहते हैं? तो पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों का समूह जिसका है, वैज्ञानिकों ने उनका कुछ न कुछ नाम दे दिया है, मतलब वैज्ञानिकों ने उनको पहचान लिया है कि ये आखिर में है क्या, तो वो आपके तारामंडल है। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल अर्सी मेजर है। कौन सा? अर्सा मेजर है। और अर्सा मेजर जो है जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। अब अर्सा मेजर जो है ना, इस तारामंडल को बिग डिपर या ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि भी कहते हैं। किसको? अर्सा मेजर को। अर्सा मेजर को किस नाम से जाना जाता है? बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। और तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं और ये कलसी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा दिखाई देते हैं। अब यहां पर आपके ये पड़े हैं, बताया गया है यहां पर, ये जो है ग्रेट बियर है, ये आपका ओरायन है, ये है कैसियोपिया है और ये है लियो मेजर है। तो इसको अपन देखेंगे नीचे ये क्या क्या है। तो ये देखो ग्रेट बियर, यहां आपको ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे तारे हैं। क्या हो रहा है यार इसके भी, ये जो छोटे छोटे तारे जो है ना, इस प्रकार से देखो यहां पर ये दिख रहा है आपको, एक बियर का शेप है वो बना लेते हैं। ठीक है ना, तो इसे ही ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। और फिर है ओरियन, ये ओरियन है, ये आपको देखो एक इस प्रकार का लेडी का आकार है वो बना लेते हैं, ये ओरियन। और फिर है आपके कैसियोपिया है, ये भी लेडी का आकार बना रहा है। और लियो मेजर है, ये आपके हॉर्स का आकार बना लेता है। तो यहां अपन देख लेते हैं आखिर में ये माजरा है क्या, इंपोर्टेंट होगा तो मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। तो ध्रुव तारा को मैंने नोट किया है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से यही है, समझने की दृष्टि से और हो सकता है, परंतु ध्रुव तारा इसलिए इंगित किया है क्योंकि ये जो है अर्सा मेजर का एक भाग है ध्रुव तारा। ठीक है ना, अर्सा मेजर का भाग है और ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। आगे ये आपका सौर परिवार है। तो सौर परिवार मैं तो कहूंगा कि भाई डायग्राम वाला वीडियो तो आपने सभी ने देख लिया होगा क्योंकि आप ही की ज्यादा डिमांड थी। तो सौर परिवार है आपके एग्जाम के अंदर ये डायग्राम के रूप में आ सकता है। तो इसको आप है दूरी के हिसाब से शुक्र बुध पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून इन ग्रहों का क्रम याद
रख सकते हैं, रखना होगा। और फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये काली काली पट्टी, ये है क्षुद्र ग्रह पट्टी का है, जिसके अंदर छोटे छोटे कंकर है ना, क्षुद्र ग्रह हैं, मतलब जिनका कोई नाम नहीं है, छोटे छोटे पत्थर जो है वो घूम रहे हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। ग्रह और तारों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो तारे जो है टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। तारों के सापेक्ष सभी जो ग्रह है ना, ये स्थिति है अपनी बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, मतलब ये गुणनशील है, घुलनशील नहीं कह रहा हूं, गुणनशील कह रहा हूं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह है ना, वो सूर्य की परिक्रमा जरूर करते हैं एक निश्चित पथ पर, और इस पथ को अपन क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। कक्षा किन्हें कहते हैं, तो ग्रह द्वारा अपनी निश्चित परिक्रमा, निश्चित जो पथ जो होता है ना, पथ पर परिक्रमा करना, और जो पथ होता है ना वही कक्षा के नाम से जाना जाता है। और किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट यहाँ दिख रहा है वो ये है कि कुछ ग्रहों में ज्ञात उपग्रह भी होते हैं, मतलब चंद्रमा, उपग्रह का नाम चंद्रमा ही दे रखा है सीधा, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। मान लो कि एक खगोलीय पिंड, मतलब सारी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है और इसके है चारों तरफ है चंद्रमा घूम रहा है, तो ये आपका क्या है, उपग्रह है। मान लो कि चंद्रमा आपका उपग्रह है, एक खगोलीय पिंड खगोलीय पिंड ही होगा, और इसके भी यदि कोई चारों तरफ घूम रहा है तो वो इनका उपग्रह होगा। आपको तो काफियों का टेंशन यही है कि सर आपको डकार आ रही है। अब तो कोई यार 1 बजने 1:30 बजने को आया है, कोई डकार ही नहीं होगा, खाना ही नहीं होगा ना। फिर भी ग्रह में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है, तो ये अपन ने देख लिया है। तो ये तो ग्रह वाला तो मैंने पूरा ही आपको, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। डायग्राम के अंदर पूरा विस्तार से बताया है ये आपका। अब है आपके शुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति के कक्षाओं के बीच की काफी बड़ी अंतराल है, और इन अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, शुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये अभी मैंने आपको वहां पर बताया ही था। ये शुद्र ग्रह आपके ये पड़ा है अभी, यहाँ देखो ये जो पट्टी का है ना, ये शुद्र ग्रह वाली है, बृहस्पति और मंगल के बीच। अब बात करते हैं उपग्रह की। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माता तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। और कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जिसके नाम है इनसेट है, IRS है, कल्पना 1 है, एडुसेट है आदि, ये अपने भारत के कृत्रिम उपग्रह हैं जिनको मानव के द्वारा है वो बनाया गया है। बहुत टाइम हो गया है यार। अब आगे का जो है आपके वायु तथा जल का प्रदूषण है। वायु और जल का प्रदूषण ये क्या है, तो इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फटाफट से करूंगा भाई, अभी मैं भी काफी थक गया हूं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर होती है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब वायु के अंदर है अनावश्यक पदार्थों का मिल जाना जिनसे है सजीवों और निर्जीव दोनों के लिए वो हानिकारक होती है, तो आपके वायु प्रदूषण के रूप में मानी जाती है। धूम कहरा के क्या कहलाता है, कौन है, तो यह धम कहरा होता है जो धुएं और कोहरे से बनता है। धूम कहरा किन से बनता है, धुएं से बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों एवं कंडीशनरों तथा एरोसोल फुआर में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है। CFC के द्वारा ही ओजोन परत के अंदर है वो छिद्र हो रहा है। अब ताजमहल है वो खराब हो रहा है, मतलब अपना जो
वास्तविक स्थिति है वो खो रहा है, वास्तविक रंग खो रहा है। तो क्यों खो रहा है? तो वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक, प्रतिमा भी स्थापित होती है, जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण ही ताजमहल है अपना वास्तविक रूप खो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसें हैं, ये है इनको अपना रंग है वो छुड़वा रही है, मतलब खराब कर रही है। दूसरा है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो असंपीड़ित प्राकृतिक गैस है। एलपीजी का पूरा नाम है तो द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। आगे की बात करें, पौधागर गैस क्या होती है? तो पौधागर गैस को मैं बता दूं आपके कि जमीन पर है ऐसे पौधे लगाए जाते हैं और पौधों के ऊपर है इस प्रकार सदर बना दी जाती हैं, जो कि पृथ्वी से आने वाली गर्म किरणें होती है, यहाँ पर इस पृथ्वी तक नहीं जाती है, पृथ्वी अवशोषित नहीं कर पाती है और इस वायुमंडल के अंदर ही फैल जाती है, जिनसे वायुमंडल में तपन बढ़ जाता है और इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। पौधागर गैसें हैं कौन कौन सी? तो मेथेन, नाइट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती है। CO2 की भांति इन्हें भी पौधागर गैसें कहा जाता है। CO2 भी है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कौन सी है? पौधागर गैसें हैं। तो इस प्रकार है, अपन ने पूरा देख लिया है। फिर देखो गंगा कार्य योजना है। तो 1985 में हम इस नदी को बचाने के लिए, मतलब गंगा नदी को बचाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई थी। गंगा कार्य परियोजना कहते हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या औद्योगिकरण के पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुंचाई गई है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा आपके क्विक रिवीजन है लगभग कर लिया है और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांस है। मैं कह सकता हूं कि जो 5-6 लेसन मैंने आपके सामने ये डिस्कशन किया है, इनमें से लगभग आपके कितने हैं यार, 40 से 50 अंक है ना, वो इनमें से आने की बड़ी ही चांस हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।